कि सबसे पहला टैक्स कौन रहा होगा। इनकम टैक्स आप पढ़ा है, जीएसटी हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहला टैक्स कौन रहा होगा हिंदुस्तान में? एनीबॉडी विल वांट टू आंसर? कुछ अंदाजा लगाइए ना, और अभी जहां मैं बताऊंगा तो आप लोग बिल्कुल प्रसन्न हो जाएंगे, हाँ यार ये बात तो ठीक है। यस, सबसे पहला टैक्स कौन सा रहा होगा हिंदुस्तान में? टैक्स नाम की चीज। सर इनकम टैक्स। ओके, एनीबॉडी? इनकम एनीबॉडी टैक्स। एल्स? हो सकता है मैं सही हूँ, अभी जब तक हमको सारे जवाब नहीं मिलते मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि अब सही है कि गलत है। एनीबॉडी एल्स विल ट्राई? सर लगान कर। हाँ बिल्कुल ठीक। कहीं कहीं पर पिक्चर देखना बड़ा काम आ जाता है। तो जो लगान मूवी आप लोगों ने देखी, मीन्स द लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू इज द बेस टैक्स। शुरुआत से चलता चला आ रहा है, पुरातन काल से। ठीक, शुरुआत से चलता चला आ रहा है लैंड रेवेन्यू। जब देशों के बीच व्यापार भी नहीं होते थे, इतनी हमारी सिविलाइजेशन भी स्ट्रांग नहीं हुई थी, तब भी कहीं कुछ खेती तो होती थी। और राजा कमाने नहीं जाता, राजा कमाने नहीं जाता, उसके अपने खर्चे होते हैं, सेना रखनी होती है, लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन देना होता है, न्याय व्यवस्था चलानी है, कई सारे काम करने हैं, कई पॉलिसीज चलानी है, तो वो रेवेन्यू कहाँ से लाएगा? उसके लिए टैक्स है। तो जब जहां जहां राज्य व्यवस्था जैसे ही इंट्रोड्यूस हुई इन द सिस्टम ऑफ द सिविलाइजेशन, टैक्स इटसेल्फ इंट्रोड्यूस्ड इन इट्स वेरियस फॉर्म्स एंड इन वेरियस नेचर्स। इंटरेस्ट आ रहा है आप लोगों को बिल्कुल इसमें कि जहां भी राजा आ गया होगा और राजा के अपने खर्चे हैं तो वो कहां से लेगा? जनता को सुविधा दे रहा है तो जनता से लेगा। तो शुरुआत से लैंड रेवेन्यू नाम की चीज इंट्रोड्यूस हुई हमारे यहाँ। फिर अब बात आती है कि ये इनकम टैक्स कहां से आ गया। फिर जब से हमारे यहाँ ये सिस्टम शुरू हो गया कि बाहर से लोग व्यापार करने आने लग गए, तो ये व्यापार कर शुरू हो गए। बार्टर सिस्टम आपने पढ़ा होगा कि कोई चीज हमसे दे दो तो कोई चीज हमसे ले लो। बार्टर सिस्टम का लेन देन, और अगर उसमें भी राज्य से सुविधा है, गवर्नमेंट परमिशन दे रही है, तो उसको एक हिस्सा चाहिए। इसको आप बोल सकते हैं सेल्स टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, यहां से शुरू हो रहा है। ये फॉर्म उसका दूसरा है। ठीक, इससे आगे बढ़ जाइए। इनकम टैक्स कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ जो आपको दिख रहा है? तो इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ आपका आफ्टर द फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार 1957, जब ब्रिटिशर्स सफर्ड वेरी ह्यूज लॉसेस। उनकी कई स्टेब्लिशमेंट्स तबाह हो गए, कितनी मिलिट्री तबाह हो गई, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर खराब हो गया। तो दे वांट टू रीस्टेब्लिश देमसेल्व्स। तो जो उनका परंपरागत सोर्स ऑफ रेवेन्यू जनरेशन था टैक्स का, वो तो नॉर्मल ऑपरेशंस को फिलअप कर रहा था। दे नीड सम रिन्यू रिसोर्सेस टू रीबिल्ड द इंफ्रास्ट्रक्चर, टू रीस्टेब्लिश देमसेल्फ। जब उन्हें दोबारा अपने आप को पूरी मजबूती से खड़ा करना था और मजबूत सेना बनानी थी और चीजों को अच्छा करना था, तो एक नया पैसा चाहिए था। वहां से इनकम टैक्स हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ, मतलब 1857 के बाद। ठीक, और इसको लाने वाले थे जेम्स विल्सन। ठीक है, इसको लाने वाले थे जेम्स विल्सन। यहां से आपके लिए क्या इंट्रोड्यूस हुआ? इनकम टैक्स। अब और एक पुराने उसमें ले चलते हैं, क्योंकि पहली क्लास के बाद ये सारी बातें तो होंगी नहीं। तो जब भी आपकी कोई क्वेरी आ जाए आप लिख भी सकते हैं और बोल के भी पूछ सकते हैं। आपकी जैसे ही क्या बोल रहा था मैं, हाँ, कि इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस हो गया, लेकिन एकदम शुरुआत में जो हमारे यहाँ एक दार्शनिक हुए हैं कौटिल्य, सब इसके हर एक की तो एक थॉट प्रोसेस होता है ना किसी भी चीज में। हर एक सब्जेक्ट में एक थॉट प्रोसेस होता है कि पहले ये विचार आया, इसके बाद ये विचार आया, इसके बाद ये विचार आया, मतलब इन्होंने ये थ्योरी दी, उसके बाद एक दूसरे राइटर आए उन्होंने ये थ्योरी दे दी, फिर आए उन्होंने देखा कि इस थ्योरी का ये रिजेम्बलेंस है, इससे ये निकल रहा है, तो उन्होंने एक ये नई थ्योरी दे दी। तो दैट इज कॉल्ड द थॉट प्रोसेस। कि जो लोग उसमें काम कर रहे हैं या जो लोग उसमें लगे हुए हैं, उन्होंने समय समय पर क्या दिक्कतें महसूस की और उसके बाद उन्होंने क्या क्या नए विचार दिए, क्या क्या नई पॉलिसीज को लेके इंट्रोड्यूस किया उस सेक्टर में। तो इन द केस ऑफ द टैक्सेस जो हमारे सबसे पहली डेफिनेशन रिकॉर्डेड मोड में मिलती है वो है चाणक्य की, कौटिल्य। उनका कहना यह था टैक्स शुड बी कलेक्टेड एज लाइक
honey collected the honey bee collected honey from the flowers. राजा कर को इस प्रकार संग्रह करे कि जैसे मधुमक्खियां फूलों से शहद का संग्रह करती हैं. What he want to say? He want to say tax should not create as much burden that people may want to refuse or to avoid it. जैसे किसी भी फूल से अगर किसी शहद के लिए मक्खी ने कुछ ले लिया है, तो क्या हमने आप में कोई ये जान सकता है कि नहीं इस फूल से यार वो शहद का रंग से ले गई? नहीं, क्योंकि ना उसकी किसी चमक में फर्क पड़ता है, ना उसकी किसी सुगंध में फर्क पड़ता है. ऐसे ही जो हमारी अर्निंग है वो हमारा ग्लो भी देती है और हमारा एक प्रसार भी देती है. तो ये दोनों अर्निंग के बेस पे तो होते हैं अधिकतर. तो इन पे कोई असर ना पड़े, मतलब टैक्स रेट मिनिमम होना चाहिए. ही वांट टू से टैक्स रेट टू बी द मिनिमम इन अदर वर्ड्स. लेकिन ब्रॉडली डेफिनेशन गिवन ये थी. तो कहीं भी कभी कोई बात हो रही है या कुछ हो रहा है तो ये चीजें आपके लिए थोड़ी हल्की सी काम आ सकती है. ये तो एक बेसिक जर्नल बात हो गई कि टैक्स की शुरुआत और टैक्स क्या क्या रहा, फिर इनकम टैक्स कहाँ से आया. तो अब इनकम टैक्स में कुछ पर्सन पढ़े होंगे आपने, ठीक है. हल्का सा बेटा उसका रिवाइज अगर हम लोग लेते चलेंगे शुरुआत की 1-2 क्लासेस तक, तो वो हल्का हेल्प आपको इधर दे देगा जीएसटी में. इतने के लिए केवल हम आपका पिछला हिस्सा थोड़ा सा पूरे दे रहे हैं कि वो हल्का सा आपको इधर बेनिफिट दे देगा, हल्का सा बेनिफिट आपको देगा. क्योंकि जैसे आप बोलोगे कि टैक्स इज द लायबिलिटी टू पे और अ फाइनेंशियल चार्ज विच कैन बी पेड इन द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टर्म, तो एक सवाल खड़ा हो जाएगा विच इज डायरेक्ट विच इज इनडायरेक्ट. तो ये फिर नई नई दिक्कतें शुरू हो जाएंगी. तो जब भी हम लोगों ने टैक्स को पढ़ा तो टैक्स में क्या होता था, एसएससी, अगर आपको हल्का हल्का याद हो तो एसएससी इज द पर्सन हु इज लाइबल टू पे द टैक्स. ये एसएससी की डेफिनेशन थी, एक जर्नल. इसके बाद उसमें और बहुत सारी बातें हैं कि टू whom any refund, to whom any refund is due, whom any proceeding is due, to whom any notice is given. मतलब बहुत सारी बातें हैं, उनमें नहीं जाएंगे हम, नहीं आपको बोरियत होने लग जाएगी. और मेरा तो काम ये है कि जो कठिन हो उसको आसान किया जाए. तो आसान शब्दों में बात यह है कि एक ऐसा व्यक्ति जो टैक्स का देना जिसके ऊपर जिम्मेदारी हो वो टैक्स को दे, उसको हम एसएससी बोलते हैं. ठीक, ये आपने सबने पढ़ी होगी अगर उसको देखा होगा तो. अब बात ये आती है कि हु इज द पर्सन, तो ये व्यक्ति कौन है भाई? करदाता. मतलब एसएससी मींस द करदाता. करदाता वो व्यक्ति होगा कि जिसके ऊपर कर देने का दायित्व हो. बिल्कुल आसान हिंदी में. माई मोटिव की चीजें समझ बड़ी अच्छी आनी चाहिए. इंग्लिश तो आप खुद बड़ी अच्छी लिख लोगे, और जब आपके अंदर समझ आने लग जाएगी देन वी आर वेरी गुड. तब हम लोग बड़े अच्छे से इसको इंग्लिश में भी सारी बातें कर सकते हैं. अभी तो समझ बनानी है आपको. तो हु इज द एसएससी? एसएससी इज द पर्सन. नाउ हु इज द पर्सन? कुछ पर्सन आप लोगों को याद है? जल्दी से बताइए, हु इज द पर्सन? ये पर्सन कौन है? जो पर्सन उसमें थे इनकम टैक्स में वही पर्सन यहाँ भी है. So any individual, business, firm, AOP. एक मिनट. एनी इंडिविजुअल, करेक्ट. So any HUF. firm, एक एक करके बेटा. जो अंकित से छूट जाए वो आप बता दीजिएगा आकांक्षा जी. एनी इंडिविजुअल नंबर 1. सेकेंड, firm. एनी फर्म. नोट डाउन Any भी करते BOP, जाइए sir. कुछ लोग. एनी ओपी, So HUF, Hindu HUF. Undivided Family. ओके ओके. Any other association. एनी अदर एसएससी मींस 4 यू आर टेलिंग. यस आकांक्षा, इससे जो कुछ छूटा हो आप बताना चाह रही थी, बता रहे हैं या इतने ही ठीक है? इतने से काम चला लेते हैं हम इतना ही ठीक है. लोग. बेटा फर्स्ट थिंग कि जितने आपके सब्जेक्ट हैं बच्चों, पहली दिन की बात है तो बहुत प्यार से बता रहा हूँ मैं, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं बेसिकली बीबीए में, वो करते क्या है कि वो आपको ये माइलेज देते हैं कि कैसे भी लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए थ्योरेटिकल सब्जेक्ट. 2-4 पॉइंट आप अपनी जेब से डाल सकते हैं, 2-4 पॉइंट आप अपनी जेब से हटा सकते हैं. ठीक, कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर और एडवांटेज डिसएडवांटेज. लेकिन जहां भी बेटा लॉ आ जाएगा
वहां आप कुछ भी नहीं हटा सकते, कुछ भी नहीं जोड़ सकते, बिकॉज लॉ इज अ फ्रेम्ड टाइप ऑफ थ्योरी। समझ आ रही है बात? जितने पर्सन उसने बोले हैं उतने ही रहेंगे, उससे कम आप बता रहे हैं तो ये माना जाएगा कि आपको आगे आ नहीं रहे हैं, और उससे अगर आप ज्यादा बता रहे हैं तो माना जाएगा आप चिपका रहे हैं अपनी तरफ से, और जो है वही बताने हैं। जहां भी बेटा लॉ इंट्रोड्यूस हो जाए, क्योंकि अब आगे आप में से कोई एमबीए करेगा, कोई और अच्छी जगह जाएगा, लॉ शब्द आते ही कान खड़ा हो जाना चाहिए कि लॉ का मतलब लिखी हुई चीज, जो लिखी है वही रहेगी, मीन्स अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल फॉर्मेट। जैसे जो आपकी बिल्डिंग है, बीबीए की बिल्डिंग का एग्जांपल हम लोग लेते हैं लॉ को समझाने के लिए आपको, या टैक्स को समझाने के लिए, तो जिसमें जहां पे गेट है उसमें वहीं पे गेट रहेगा। 6 दिन बाद आप जाएं और बड़ा सा उसका जो कैंपस है उसमें सोचे ये गेट यहाँ से हट के इधर था, बिल्डिंग तो यही है यार, इधर गेट है इधर से घुस जाते हैं, नो, जहाँ गेट है वही होगा। और फिर आगे जाकर अगर दाहिने हाथ मुड़ के आपके डायरेक्टर का कमरा पड़ता है तो दाहिने ही मुड़ना पड़ेगा। सेम विद द लॉ, द थिंग्स इज गिवन एंड वेरी स्ट्रक्चर फॉर्मेट। अब अगर आपका क्लास ऊपर है, बीबीए 6 पे, तो बाएं हाथ से जो जीना ऊपर लगा है उसी से चढ़ के जाना है, या जो पीछे से एक जीना है, मीन्स वेरी स्ट्रक्चरल फॉर्मेट। तो कोशिश करिए कि इन चीज़ों को अब धीरे 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 आप अपने उसमें बेटा ले आइए, और पर्टिकुलर ये टैक्स से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है और इसकी नॉलेज, ये आगे भी आपके बड़े काम आने वाली है। किसी भी कंसर्न में आप करेंगे, काम करने जा रहे हैं, अगर आपके पास हल्की सी टैक्स की नॉलेज अलग से है तो यू आर गोइंग टू बी वेरी यूजफुल एंड वैल्यूएबल एम्प्लॉय इन द आईज ऑफ द ओनर ऑफ द कंपनी। उनकी निगाह में आपकी वैल्यू अलग से बढ़ जाएगी अगर आपको अपने काम के साथ कुछ इन चीज़ों की अलग से जानकारियां हैं। तो 4 आप लोगों ने गिनाए थे। नंबर 1, एनी इंडिविजुअल, करेक्ट है। इंडिविजुअल कोई एक व्यक्ति हो सकता है, हम, आप, किसी भी तरीके का। HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये आपने पीछे के क्लास में पढ़ा होगा कि क्या होता है ये। तो ये एक अलग पर्सन है, मतलब ये अपना टैक्स अलग देगा। तीसरा आपने बताया एनी फर्म, बिल्कुल ठीक है, कोई फर्म हो वो हो जाएगी। फिर आपने बताया AOP, AOP मीन्स ना एनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और इसी के साथ एक और जुड़ा हुआ था एनी BOI मीन्स अ ब्लॉक ऑफ इंडिविजुअल। ठीक, तो ये 4 ही पे पहले बात कर लेते हैं हम। तो इंडिविजुअल सबको पता है, HUF भी आपका पढ़ा हुआ है, अच्छे से पता है आपको। एनी बिजनेस फर्म, तो बिजनेस फर्म में भी कैटेगरी आ जाएंगी बेटा, मतलब इस फर्म में पार्टनरशिप फर्म और इस तरीके की फर्म आएंगी। कंपनी एक अलग पर्सन है, मीन्स एनी आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ इज ऑल्सो अ पर्सन इन द आइज ऑफ द टैक्स। ठीक, तो ये आपको जोड़ लेना है। इसके बाद आपको जोड़ना है एनी लोकल अथॉरिटी, जैसे आपका KDA है, नगर निगम है, नगर पालिका है, ये सब लोकल अथॉरिटीज़ हैं। तो ये लोकल अथॉरिटीज़ भी अपनी अर्निंग में टैक्स पे करती हैं, तो ये भी पर्सन है। इसके बाद एक पर्सन और था, आर्टिफिशियल ज्यूरिसडिक्शल पर्सन। ठीक, आर्टिफिशियल ज्यूरिसडिक्शल पर्सन, एक पर्सन तो कंपनी हो गई, वो क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, मतलब कंपनी लॉ उसको क्रिएट कर देता है। आप लोग कंपनी लॉ पढ़ाए हैं ना, एनी आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, तो वो कंपनी होती है, तो कंपनी हो गई। एक है आर्टिफिशियल ज्यूरिसडिक्शल पर्सन। तो अभी हम लोग कहाँ पर थे, आएंगे इस पर भी। अभी हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया आपसे, इंडिविजुअल, HUF और फर्म। फर्म के बाद AOP, तो AOP कौन हुए, एसोसिएशन ऑफ पीपुल, कोई एग्जांपल देगा मुझे। और BOI क्या हुए, ब्लॉक ऑफ इंडिविजुअल। इज दिस मोड इज गुड फॉर यू फॉर द स्टडीज? इस तरीके से बात करते हुए और चीजों को समझते समझाते हुए आपके लिए बेहतर है कि वन साइडेड नोट डाउन लेक्चर चाहिए कि आपको लिखवा दिया जाए केवल? प्लीज, अरे आराम से बताओ ना यार, बिल्कुल फ्रीली। एनीबडी? ठीक है ना ये मोड बेटा? क्या हुआ, कहाँ चले गए यार तुम लोग सब, हो ना? देन एनीबडी टेक इनिशिएटिव, ये मोड ठीक है? इज इट अडेप्टेबल? यस सर। ओके, तो आपने बात की, तो ये बात हो गई। तो अब AOP कौन है, एसोसिएशन ऑफ पीपुल। कुछ लोग मिल के किसी काम को करें और टैक्स को जमा करें,
ये क्या हो सकता है बेटा? सर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज और ब्लॉक ऑफ इंडिविजुअल क्या हुआ? ठीक। एक काम करिएगा, इसको थोड़ा, सर हाँ बोलो बोलो बोलो। कुछ लोग मिलके सर इनकम हाँ, अर्न कर रहे हैं, एक काम करिए, इनकम एक के काम लिए करिएगा, बीओवाई। इनको बी एओपी को बीवाई को इनको फिर आगे की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा आप लोगों का भी लेवल आ जाएगा ना, या कुछ देख के आएंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो अब केवल वो बता देते हैं आपको आर्टिफिशियल ज्यूरिसडिक्शनल पर्सन। तो आर्टिफिशियल ज्यूरिसडिक्शनल पर्सन वो होंगे कि विच इज क्रिएटेड बाय एनी लेजिस्लेटर। ठीक, एक तो लॉ बना देती है किसी को पर्सन, और एक क्या होता है कि हमारा जो ये सिस्टम है, जो लॉ मेकिंग सिस्टम है, मतलब विधानसभा, राज्यसभा, या हमारी ये जो विधानसभा और लोकसभा है, ये किसी को पर्सन बना देती है। तो उनको हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल ज्यूरिसडिक्शनल पर्सन। मतलब वो भी कृत्रिम व्यक्ति है, आर्टिफिशियल मीन्स कृत्रिम, लेकिन ज्यूरिसडिक्शनल पर्सन है, वो किसी लॉ मेकिंग के कारण बने हैं। उनके लिए अलग से कोई पास हुआ है, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी, इसको ये स्टेट यूनिवर्सिटी है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने इसको पास किया है कि ये सीएसजेएम यूनिवर्सिटी इस डेट से चालू, ये बनाई गई, एक पर्सन हो गई। ठीक है ना? ऐसे सीए का इंस्टीट्यूट, आईसीडब्ल्यूए का इंस्टीट्यूट, ये सारे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, या आपका जितने आईटीज हैं, आईआईएम्स हैं, ये जो इंस्टीट्यूट्स हैं, दिट इज क्रिएटेड बाय द पार्लियामेंट। इनको पार्लियामेंट ने बनाया है। ये सब अपने आप में एक पर्सन है इन द आईज ऑफ द टैक्स। तो ये जो आर्टिफिशियल ज्यूरिसडिक्शनल पर्सन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, कि जिनको हमारी लॉ मेकिंग बॉडी बना देती है एज पर्सन, कि आप पर्सन की तरह बिहेव करेंगे। ठीक, अब मेरी ये आपसे गुजारिश रहेगी कि इन चीजों को थोड़ा सा जाके देखिएगा, तो आपको क्या हुआ कि इंटरेस्ट आएगा फिर। और मैं यही करने की कोशिश करूंगा कि पढ़ाई हो विद इंटरेस्ट। वो लिखी लिखी बातें तो किताबों में तो आपको मिल ही रही हैं, मेरी क्या जरूरत फिर। तो वो उससे फिर जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और बड़ा अच्छे से पढ़ने का आपका मन लगे और पढ़ना चाहें आप। ठीक है ना? क्योंकि अब आप फाइनल ईयर में हैं, अच्छी नॉलेज लेके अपने आप को अच्छा बनाइए, जिससे आगे अच्छा आपका काम सब हो। ठीक, तो आर्टिफिशियल ज्यूरिसडिक्शनल पर्सन ये लोग हो गए। तो हम लोग कहाँ से शुरू हुए थे कि एसएससी इज द पर्सन हु इज लायबल टू पे द टैक्स। एसएससी वो व्यक्ति जिसको टैक्स देने की जिम्मेदारी है, जिसके ऊपर फाइनेंशियल चार्ज आ जाए। पर्सन कौन होता है वो हम जान गए। तो दो लोगों को हम जान गए, ठीक है ना, कि एक कोई व्यक्ति होगा और ये व्यक्ति ये इतने तरीके के हो सकते हैं, और इनमें से अगर किसी के ऊपर कर का दायित्व आ जाता है तो उसे कर भरना है, उसे टैक्स देना है। इतनी सिंपल सी बात है। ये इनकम टैक्स में भी लागू हो रही है और ये आपके जीएसटी में भी लागू हो रही है। जीएसटी में भी ऑलमोस्ट सेम पर्सन है, ये यही सारे लोग पर्सन है, क्योंकि यही सारे लोग कोई बिजनेस कर रहे होंगे, गुड्स में, सर्विसेज में, या कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो अगर कर रहे हैं और हमारे टैक्स के नेट में आते हैं तो उन्हें टैक्स देना है। तो देना है तो एसएससी है। यहां तक आपका ये वाला जो डेफिनेशन का एरिया है, इसमें ये चीजें कॉमन है, मिली हुई है आपस में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका वहां से ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन द जीएसटी ऑल्सो, क्योंकि यहाँ पे भी ये यही लोग हैं, यही पर्सन है, यही एसएससी है। अब 1-1.5 मिनट का हम आपको वक्त दे रहे हैं। इतना जो डिस्कस हुआ इसमें इफ यू हैव एनी क्वेरी यू मे फील फ्री टू आस्क। बिल्कुल निसंकोच तरीके से आप पूछ सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है तो 1-2 मिनट का टाइम हम आपको दे रहे हैं, सोच लीजिए, अच्छे से पूछ लीजिए, फिर आगे दूसरा कोई पॉइंट लेते हैं। पूछना यार जरूर, वरना लगेगा मुझको भी तुम लोग बोर हो गए भाई। प्लीज। कोई क्वेरी बेटा? एनी नहीं क्वेरी? सर, कोई क्वेरी नहीं है। ओके, तो अगर आपके पास कोई क्वेरी नहीं है तो इस चीज को थोड़ा सा हम लोग अब आगे बढ़ाते हैं। अरे अब उसमें नहीं लेके जाएंगे कि ये जीएसटी चालू कब से हुआ, ये हुआ।
यार तिवारी जी, अनुज जी, ये तो यार बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। इसका सवाल तो पूरी दुनिया ढूंढ रही है। इसका जवाब मैं तुम आपको क्या दे सकता हूँ? अभी किसी को समझ नहीं आया हाउ टू स्टे पॉजिटिव। और हर एक के अपने अपने व्यूज हैं रिगार्डिंग टू स्टे पॉजिटिव इन दिस पैंडेमिक सिचुएशन। मेरा तो व्यू ये है कि जब चीजें अपनी समझ के बाहर हों तो अपनी तरफ से जितना प्रिकॉशन रखा जा सकता है वो रखा जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव दिमाग की बातें मन में लाई जाएं, और ईश्वर को जितना आप याद कर सकते हैं कि अल्टीमेट तो सारा सोर्स वही है, हर चीज़ उसी से है। ये मुझे समझ आता है भाई। अब हर एक अपने अपने ढंग से जैसे चीज़ों को समझना चाहे। आपने पूछा है तो मैंने बोल दिया। ठीक, चलिए। तो अब दूसरी चीज़ एक आगे खड़ी हो जाती है कि यस बेटा, दूसरी चीज आके खड़ी हो जाती है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, इनमें क्या, इसमें क्या डिफरेंस है, ये पहले आप बताएंगे, फिर हम लोग चर्चा करेंगे, फिर किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। एक तरफा मेरी मत सुनो, पहले आप बताओ, फिर मेरी कुछ बात सुनो, फिर हम दोनों लोग मिलके एक कंक्लूजन निकालें कि क्या ये सही है। तो पूरा समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत कभी नहीं होगी। अब मेरी सुन के चले जाओगे यार, और किसी किताब में या किसी जगह नेट में आपको कुछ हल्का सा भी एक दो शब्द इधर उधर मिला तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या हो गया। तो नाउ टेल मी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डायरेक्ट टैक्स एंड द इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स से आप क्या समझते हैं? बताइए। सर डायरेक्ट टैक्स इनकम टैक्स है जो हम लोग को पता है दे रहे हैं। हाँ, इनडायरेक्ट टैक्स सर वो जीएसटी हो गया जो नहीं पता पर हर एक गुड्स देते हैं सर हम लोग, कोई चीज परचेज करते हैं उसमें। अच्छा अच्छा, ठीक। हाँ भाई, अभय जी ने जो बताया इसमें कुछ और कोई बढ़ाएगा जोड़ेगा बात तो इनकी जनरल टर्म्स में सही है। इन द जनरल टर्म्स दिस थिंग इज करेक्ट। सर और लेमैन, इनकम हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। सर सर जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं सर वो ट्रांसफरेबल हाँ नहीं होते हैं, हम उनको डायरेक्ट देना पड़ता है। जैसे सर इनकम टैक्स है, उसमें जो मेन एसएससी है उसी को ही टैक्स हाँ, देना है सर। बट करेक्ट। जैसे हम लोग का वेट है वो हमारा इनडायरेक्ट है, क्योंकि हम उसको कस्टमर से लेके फिर हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं टू द गवर्नमेंट। इट्स ओके ट्रांसफरेबल। ओके, ठीक। तो कुछ कुछ बातें आ रही हैं, लेकिन एक दो बातें और जोड़ देते हैं हम, फिर हम लोग देखते हैं कि क्या कुछ बेहतर हो पाया। नंबर वन, डायरेक्ट टैक्स नाम उसका बोल रहा है कि ये डायरेक्ट है, और एक उसका नाम बोल रहा है कि ये इनडायरेक्ट है। तो इस हिसाब से अंदाजा लगाया जा रहा है कि यार हम जो दे रहे हैं वो डायरेक्ट दे रहे हैं, और जो हम ले रहे हैं वो डायरेक्ट नहीं दे रहे हैं, और वो ट्रांसफरेबल है, वो बर्डन वो है। तो एक चीज बताओ यार, कि अगर कोई दे रहा है तो कोई ले भी तो रहा होगा। एग्री? कोई अगर देने यस वाला सर। है तो कोई लेने वाला भी तो है। तो लेने वाली भारत सरकार है, टैक्स को हमेशा गवर्नमेंट लेगी। तो जल्दी से अपने पेपर में एक हल्का सा ड्रॉ करिए, एक साइड पे एक बिल्डिंग बना लीजिए, उसमें लिख लीजिए गवर्नमेंट। मतलब गवर्नमेंट है जिसकी तरफ टैक्स जा रहा है, और एक थोड़ी दूर पर एक पर्सन टाइप का कोई पीपल बना लीजिए, एन इंडिविजुअल, और उसका फ्लो दिखाइए कि टैक्स जो है वो सरकार की तरफ जा रहा है। और ये जो आपने बनाया, ठीक है ना, फ्लो, इसके आगे लिख लीजिए कैश और मनी। यानी किसी भी पर्सन की तरफ से जो मनी का फ्लो है वो सरकार की तरफ है। ये टैक्स का नेचर है, चाहे वो डायरेक्ट टैक्स हो चाहे वो इनडायरेक्ट टैक्स हो। क्लियर? बीच में और कोई माइका लाल लेने वाला नहीं है टैक्स को, सरकार ही लेगी अल्टीमेटली, और बंदा ही दे रहा है। मतलब वही जो पर्सन आपने 6 बोले यही है, इसके अलावा कोई और दे भी नहीं सकता है। इन्हीं की कैटेगरी में जो आके फिट हो जाएगा वही देगा। तो पर्सन देने वाला हो गया, लेने वाली गवर्नमेंट हो गई, और फ्लो ऑफ मनी पर्सन से गवर्नमेंट की ओर है। मींस फाइनेंशियल चार्ज या मनी या पैसा, ये जा रहा है पर्सन से गवर्नमेंट की ओर, एक फ्लो। अब हम नहीं समझ पा रहे हैं कि ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट है। अब दूसरी चीज क्या आ गई इसमें जुड़ के,
एक एक बीच में आपको पॉइंट बनाना पड़ेगा, जहां पे लिखना पड़ेगा कि वेयर जो आपका पर्सन है वो एसएससी भी है, मतलब वो पर्सन ही टैक्स दे रहा है, जो पर्सन पैसा दे रहा है वही पर्सन डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स भी जमा कर रहा है। तो क्या हो गया, ये आपके लिए डायरेक्ट हो गया। अगर बीच में कोई इंटरमीडियरी आ गई, जैसे आपने कोई सामान खरीदा तो आपने क्या किया, शॉपकीपर को पैसा दिया, और कोई भी सामान कभी खरीद के लाओ, क्या कभी उसका नोटिस आता है कि आपने ये टैक्स नहीं भरा? नहीं आता। क्योंकि अब आप क्या, एसएससी कौन हो गया, वो दुकानदार, दैट शॉपकीपर जहां से आप सामान खरीद के लाए, उसे ये रिकॉर्ड मेंटेन करना है कि ये जो सामान मिस्टर अंकित ले गए या मिस्टर एक्स ले गए या मिस्टर वाई ले गए, ये कितने का था, इस पे टैक्स रेट कितना था, इस पे टैक्स कितना बना। he is collected that money from the individual or the person, but such person is not SSC though he is paying such money। पैसा देने वाला खुद में एसएससी नहीं है, पैसा देने वाला खुद में एसएससी नहीं है। एसएससी कौन हो जा रहा है, वो दुकानदार, कि जो पैसा तो दे रहा है लेकिन पैसा उसकी जेब से नहीं जा रहा है, जा रहा है पीछे वाली चेन की से। बात समझ आती जा रही है? तो ये है इनडायरेक्ट। ये तो एक मोटी बात है, ये कैश से रिलेटेड मैंने आपको बताई केवल। अब दूसरा जो इसका बड़ा बिग डिफरेंस है, जिससे आपको कोई भी टैक्स बता दिया जाए XYZ, आप फौरन पहचान जाएंगे कि ये डायरेक्ट है कि या इनडायरेक्ट है। अभी तो आपको हो सकता है इसमें थोड़ी पहचानने में दिक्कत हो, लेकिन जो ये दूसरा कारण मैं आपको देने जा रहा हूँ, इसके बाद अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुन ली तो कोई भी टैक्स का फॉर्म आपको बताया जाए, आप फौरन पहचान लेंगे ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है। वो है द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस रिगार्डिंग द टैक्स वैल्यू यू आर डिपॉजिटिंग। ये कौन दे रहा है? The burden of paying the money as well as the burden of paying the documents regarding such money of tax, if both the things is done by same person, then it is direct। समझ रहा है आपको कि आप टैक्स भी जमा करें, साथ ही आप इस बात का सबूत भी दें कि ये जो टैक्स है ये इस कारण इतना इतना है, मैं जमा कर रहा हूं। तो अगर आप ही पैसा दे रहे हैं, आप ही उसका डॉक्यूमेंट भी दे रहे हैं, तो वो डायरेक्ट टैक्स है। अब पैसा आप दें ठीक, लेकिन डॉक्यूमेंट आप ना दें, डॉक्यूमेंट कोई दूसरा दे जो आगे चेन में खड़ा है। पैसा आपकी जेब से जा रहा है, उसने कलेक्ट किया है, केवल पैसा उसकी जेब से नहीं जा रहा, इंटरमीडियरी की जेब से पैसा नहीं जा रहा, जो दुकानदार है उसकी जेब से टैक्स का पैसा नहीं जा रहा। टैक्स तो उसने आपसे कलेक्ट कर लिया, 100 की चीज 110 की बेची, 10 रुपए टैक्स है मान लीजिए, तो ये 10 रुपए किसने दिए? परचेजर ने दिए, अल्टीमेट परचेजर ने दिए। तो ये जो 10 रुपए टैक्स के पे करने हैं वो सेक्स दुकानदार को, वो उसकी जेब से नहीं जा रहे हैं, वो परचेजर की जेब से जा रहे हैं। लेकिन प्रूफ उसको देना है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो जब ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस देता है कोई दूसरा आदमी जो चेन में है, पैसा उसकी जेब से नहीं जाता, पैसा कलेक्टेड होता है आगे की चेन से, तब वो इनडायरेक्ट टैक्स है। जब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और पैसा दोनों एक ही एसएससी दे, मतलब जिसकी रियल टर्म्स में जेब से पैसा जा रहा है, उसी को ही डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी देना है, तो वो डायरेक्ट है। अब इसको खूब अच्छे से, आपको मैं 3 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ, खूब अच्छे से समझ लीजिए, और फिर कोई क्वेरी आ रही है तो आप पूछ लीजिए। और जितने भी आपको टाइप ऑफ टैक्सेस पता है, जरा उनको सबको इससे मिला के देख लीजिए, फिर कोई क्वेरी आ रही है तो फिर पूछ लीजिए। जैसे वैट का नाम लिया था आपने, किसी ने इनकम टैक्स का नाम लिया था, तो इनको भी जरा जो मैंने 2 बातें बोली इनसे मिलाइए, फिर देखिए क्या डायरेक्ट है क्या इनडायरेक्ट है, फिर आपको समझ आएगा क्या ये सही है कि क्या गलत है। प्लीज टेक योर टाइम ऑफ 2 और 3 मिनट्स। जो ये बात मैंने बोली इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको अच्छे से समझ लीजिए, कोई क्वेरी हो तो इस पर पूछ लीजिए, पक्का कर लीजिए एकदम, क्योंकि अब मुलाकात तो 15 दिन बाद होगी, तो तब तक काफ़ी चीज़ें जो हैं वो ढीली पड़ सकती है दिमाग से। प्लीज पेन डाउन इट, और दिमाग की थोड़ी कसरत करा लीजिए 2 मिनट मेरे साथ, और कोई क्वेरी आ रही हो तो उसे रेस कर लीजिए। यस आकांक्षा, पूछिए। यू आर रेजिंग हैंड, लिख भी सकती हैं अगर आप लिखना चाहें तो क्वेरी।
सर ये जो गिफ्ट टैक्स होता है हम्म इसको डायरेक्ट टैक्स में दिखा रहे हैं, हम्म पर अगर कोई गिफ्ट परचेज कर रहे हैं तो सर वो इनडायरेक्ट टैक्स में जा रहा है ना पैसे, तो परचेजर से उसको दे रहे हैं पैसे हम अरे बेटा, दुकानदार को। अभय, आप दुकानदार से सामान खरीद के ला रहे हो, तो ये तो आपकी आपके अंदर की सोच है ना कि वो आप उसको गिफ्ट समझ रहे हो सकता है कि कोई उसको गिफ्ट ना समझ रहा हो, घर पे सजाने के लिए ले जा रहा हो, कोई उसको यूज करने के लिए ले जा रहा है, ये कैसे जाना जा सकता है? आप बात समझ रहे हैं ना? यस सर। ये तो सिंपल यस एक सर। आपने ये आप उसके पार्ट बन गए ना, ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन के, सेल्स, एक्चुअली आप किसका पार्ट बन गए? सेल्स का। तो अगर आप सेल्स का पार्ट बन गए यस तो सर। वो तो फिर इनडायरेक्ट टैक्स है ना बेटा। अब गिफ्ट टैक्स मतलब किसी को कोई गिफ्ट दे, समझ आ रहा है ना, तब वो गिफ्ट टैक्स वहां लागू होगा, यस। ठीक ना? हमने यस सर। दुकान से ओके। सामान ओके। खरीदा, ये तो हमारी सोच है कि हम उसको गिफ्ट में इस्तेमाल करने जा रहे हैं या घर में रख लेंगे, उसको कैसे डिफाइन किया जा सकता है? ओके सर। एनी अदर? क्या हो गया प्यारे बच्चों? एनी अदर क्वेरी? अब आप ये फर्क आप ऐसे आसानी से कर पाएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बीच का? नो सर। नहीं कर पाएंगे इनके बीच का फर्क? हाँ जी सर, कर लेंगे। ओके, तो कुछ जो अब तो जीएसटी हो गया है एक सारा, तो इसी पर ही हम काम कर लेते हैं कि पहले जो आपके सारे टैक्सेस चला करते थे, तो जरा टाइप ऑफ टैक्सेस बताइए फटाफट। कुछ तो पता होंगे ना, एक दो चार के नाम? सर इनकम टैक्स, हाँ, कस्टम ड्यूटी, ऑक्ट्राई ड्यूटी। एक मिनट। इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, दो पे रुक जाते हैं हम, ऑक्ट्राई। दो पे रुक जाते हैं, और ट्राई छोड़ दो यार, अब ट्राई बड़ा लेला है। तो इनकम टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी, तो इनकम टैक्स क्या हुआ भैया, कैसे जमा होता है? कहीं पर भी सर जो इनकम अर्न करते हैं या जो प्रॉफिट हम लोग अर्न करते हैं उसमें डायरेक्टली गवर्नमेंट को हम लोग देते हैं। हाँ बेटा, इस ढंग से अब हम लोगों को बात करना छोड़ना है। हम लोगों को किस ढंग से बात करना है कि ये वो टैक्स होता है जिसका पैसा भी हम देते हैं और इसका सबूत भी हम देते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कि मेरी ये 10 लाख रुपए की साल की सैलरी इनकम है। सैलरी इनकम आपने पढ़ी ना, तो उसका सब आप बनाओगे कि ये सैलरी इनकम है, ये इसमें डीए था, इसमें ये एचआरए था, और ये मिल करके फाइनल टोटल वैल्यू इतनी बनी, इतने इसमें 80 के डिडक्शन है, और इसके बाद ये टैक्सेबल वैल्यू आ गई। टैक्सेबल वैल्यू के हिसाब से अब हम इस स्लैब में आते हैं, 2.5 लाख तक मुझे टैक्स नहीं देना, उसके बाद इतने परसेंट देना है, उसके बाद इतने परसेंट देना है। एक रिटर्न, इसको बोलते हैं रिटर्न, यू हैव टू फाइल द रिटर्न विद द एविडेंस ऑफ द इनकम। मतलब जहां भी आप काम कर रहे हैं वहां से कोई सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करे होगा आपको, वो सर्टिफिकेट आप अटैच करेंगे अपने रिटर्न के साथ में, और टैक्स का कैलकुलेशन करेंगे अगर आपको आता है तो, नहीं तो आप कराएंगे किसी लॉयर से या सीए से। मीन्स यू आर लाइबल टू पे द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एज वेल एज द मनी टू द गवर्नमेंट। बात समझ आ रही है? तो ये दोनों काम आप कर रहे हैं, मतलब एसएससी इटसेल्फ, दैट इज व्हाई इट इज डायरेक्ट। बात समझ आ गई डायरेक्ट की? जो आप यस। सुनते हो घर में कि पापा बोले यार अब रिटर्न का टाइम आ गया, भरना है, तो वो इस चीज की बात हो रही है, उन्हें अब अपना दस्तावेजी प्रमाण देना है कि मेरी इनकम कितनी है। खुद अगर बना सकते हैं तो उसके सर्टेन फॉर्मेट्स हैं रिटर्न के रूप में, कि सैलरी वाले इस तरीके का रिटर्न भरेंगे, बिजनेस वाले इस नंबर का रिटर्न भरेंगे, फलाने इस नंबर का रिटर्न भरेंगे। तो उस तरीके के फॉर्मेट में उन्हें अपने सारे जितने भी क्रीडेंशियल्स हैं वो फिलअप करने पड़ेंगे, और उसके बाद किस टैक्स के स्लैब में वो आ रहे हैं उस हिसाब से टैक्स कैलकुलेट करके एक वैल्यू जनरेट करनी पड़ेगी, और फिर वो पैसा भी जमा करेंगे और वो रिटर्न भी जमा करेंगे। इज इट ओके? जब दोनों काम वही व्यक्ति करेगा, जिसे पैसा देना है वही कागज भी देगा, एकदम आसान शब्दों में, तो वो डायरेक्ट टैक्स है। दूसरा डायरेक्ट टैक्स क्या हो सकता है? आपके घर पे जो हाउस टैक्स के इसके बिल आते हैं, तब पैसा भी आपको देना है, और वो बिल से रिलेटेड जाके कागज भी दिखाना है कि यार ये जो है ये टैक्स आया था हाउस टैक्स,
मतलब तो वो भी तो कैलकुलेट इस बेस पे हुआ होगा ना, कितना बड़ा मकान है तो उसमें कितना कंस्ट्रक्टेड है, कितना नॉन कंस्ट्रक्टेड है, कुछ वैल्यू है उसके बेस पे। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी आप ही के पीछे लगा हुआ है, डायरेक्ट है ये। तो जहां जहां पर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस एंड मनी दोनों पैसा देने वाले के ऊपर है, एसएससी एक ही आदमी है, तो वो डायरेक्ट टैक्स है। और जहाँ पे ये अलग अलग है वो इनडायरेक्ट है। जैसे वैट का एग्जांपल आपने दिया था, वैट तो अब चलता नहीं, जीएसटी चलता है। वैट इज द इनडायरेक्ट टैक्स। कि आप सामान खरीद लाए, आपको इससे कोई मतलब नहीं कि उस पर कितने % टैक्स था, आपकी जेब से पैसा चला गया टैक्स का, लेकिन फाइनली अब पेमेंट किसको करना है उसका, वो इंटरमीडियरी जो बीच में है उसे करना है। एक उसकी बात और आई थी कस्टम। कस्टम में क्या हो रहा है, बाहर से सामान आ रहा है, ठीक है ना, यही तो है कस्टम। कस्टम में बाहर से सामान आता है ना, ठीक। यस सर। तो बाहर से सामान आ रहा है तो 100 रुपए की चीज है, और मान लो कस्टम ड्यूटी उसके ऊपर लग गई 20 रुपए, तो 120 की पड़ गई। तो अब ये 120 की जो पड़ गई, तो अब ये जब आगे ट्रांसफर हो जाएगी, तो ये जो 120 रुपए है तो ये इनडायरेक्ट है, ठीक ना, ये इनडायरेक्ट है। इस तरीके के टैक्सेस आपके लिए। एक्साइज, एक्साइज कौन सा टैक्स होता है, अब तो है नहीं, ये सब जीएसटी में सब सम्ड है, लेकिन आगे आपके लिए टॉपिक आएगा कि व्हाट आर द दोस टैक्सेस व्हिच आर सम्ड इन द जीएसटी। वो कौन से सारे टैक्स हैं जो जीएसटी में मिला दिए गए। तो वहां पे ये थोड़ी चीजें हमारे आपके काम आ सकती हैं। एक्साइज कौन सा टैक्स होता है बेटा, ये किस पे लगता है या लगता था। सर जब कोई चीज सेल करते हैं। सेल पे तो गोयल जी ने बताया था कि वो वैट लगता था पहले। सर एक्सपोर्ट पे लगता है sales tax। और यार तो अभी कस्टम जो बात हो रही थी वो तो मैंने बोला था ना, बाहर से सामान आने के लिए, तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो कस्टम का सब्जेक्ट है, ठीक। अच्छा कर लो बच्चे सब सर लोग अपने आप फ्यूल्स को। और अल्कोहल पर। फ्यूल्स और अल्कोहल नहीं, तिवारी जी फ्यूल्स अल्कोहल नहीं। सर जब कोई चीज मैन्युफैक्चर करते बनाते हैं तो उसमें जो आ रहा है खर्चा। हाँ ढूंढ लिया आपने। तो जब मैन्युफैक्चरिंग का टैक्स है ये, ठीक। जब आप कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं तो उस पर भी जो सरकार टैक्स लगाती है ये होता है एक्साइज, ठीक है, ये होता है एक्साइज। क्लियर। तो अब कुछ कुछ अंदाजा आप होने लगा। इसमें से कई सारे टैक्सेस हमारे जीएसटी में समा चुके हैं, लेकिन जब तक हमको इनके पीछे का बैकग्राउंड पता नहीं होगा तो जीएसटी को समझने में थोड़ी थोड़ी दिक्कत होगी। इसलिए इसको तो डिस्कस करना ही होगा, क्योंकि अब आपके लिए 15 दिन का वैकेशन आ रहा है। तो जिनको भी थोड़ा इंटरेस्ट है कि हमको थोड़ा अपग्रेड होना है, तो उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है, और आपके साथी भी जो आज ज्वाइन नहीं हुए हैं और अच्छे हैं, आगे अच्छे रहना है उनको, तो उनको भी आप बता सकते हैं कि थोड़ा सा इसको आप लोग देख के आइए कि कितने तरीके के टैक्स पहले चला करते थे जो जीएसटी में गए, फिर उन पर हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट अपने अपने ढंग से डिस्कस कर लेंगे, उसको आप भी समझने की कोशिश करिए। तो क्या होगा कि हम जीएसटी को बहुत बेहतर तरीके से समझ जाएंगे, बिकॉज जीएसटी टैक्स इज एन अम्ब्रेला टैक्स। जो कई सारे इनडायरेक्ट टैक्स चलते थे उनके ऊपर एक अम्ब्रेला की तरीके से आ गया, सबको उसको आपने नीचे कर लिया। तो जब हमें अगर पीछे वाले पता होंगे तो हम बड़े अच्छे से जीएसटी को समझ पाएंगे, वरना वो बुकिश नॉलेज लेके बैठ जाएंगे केवल, जो बराबर कंफ्यूज करती रहेगी, ठीक। तो आई थिंक आवर टाइम इज गोइंग टू बी एंड। तो अभी आपके पास 1-2 मिनट है, कोई क्वेरी हो अभी तक के डिस्कशन में तो प्लीज पूछ लीजिए। एनी क्वेरी। एनी क्वेरी बच्चों। नो। अच्छा एक काम करिए, मुझे बताइए आपका सीआर कौन है। बेटा सीआर कौन है तुम लोग की क्लास का। सर मैं हूँ। आप हैं, ओके। और गर्ल्स में
सर मैं हूँ। अच्छा, वो हो, दोनों हैं। ओके, तो दोनों सीआर साहब नमस्कार आपको। और कभी भी कुछ हो तो वो आपके पास नंबर मेरा होगा ही, तो उस पर भी आप कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, ओके सर। ठीक। और बाकी कोशिश करिए कि आगे आप लोग के जो भी और कोई जो भी आगे सीरियस बच्चे हैं वो सब भी अच्छे से ज्वाइन हो जाएं। ठीक, और इसकी थोड़ी सी तैयारी करके आइए, तब फिर बड़ा इंटरेस्ट आएगा हम लोगों को। ओके, वेरी नाइस मीटिंग विद यू, थैंक यू वेरी मच। और अब थैंक यू मुलाकात सर। तो 15 तारीख के बाद भी होगी। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सर। थैंक यू थैंक सर। यू बेटा।